हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के बारे में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराता है अपनी स्कूल शिक्षा की, और इसके लिए आपको किसी भी वीडियो को देखने के लिए, कहीं भी क्लासेस पढ़ने के लिए, किसी भी क्लास को पढ़ने के लिए कहीं पर भी कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी क्लासेस चलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ अलग रूप में यहाँ पढ़ा रहे हैं और पैसे लेकर अलग रूप में पढ़ाएंगे। जो रूप है वही फाइनल ये है जिसमें आप फ्री में पढ़ रहे हैं। यही सबसे बेस्ट है, यही हमारा बेस्ट है और इसी में बच्चे बहुत अच्छे से नंबर भी लेकर आते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कक्षा 11वीं के गणित के बारे में और आज उसकी शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। शुरुआत तो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो फिर आज हम लोग ऐसी क्या शुरुआत करने वाले हैं जो हम कह सकते हैं कि बहुत स्पेशल है। तो यार आज की जो शुरुआत है ना, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये चैप्टर, ये पाठ बहुत ज्यादा उपयोगी है 11वीं कक्षा के लिए, साथ ही साथ 12वीं कक्षा के लिए। तो आज संबंध और फलन, अंग्रेजी में इसे रिलेशन एंड फंक्शन कहा जाता है, ये जो अध्याय है ये आपको 11वीं कक्षा में जितना महत्वपूर्ण लगेगा उससे ज्यादा आपको 12वीं कक्षा में लगेगा, और बहुत ज्यादा दिमाग इस अध्याय में आपको लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली पता है ना, गणित में यार हम क्या, मतलब कुछ याद नहीं रखना पड़ता ज्यादा चीजें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं सवालों को हल करते समय। हालांकि याद तो बहुत कुछ रखना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अभी त्रिकोणमिति आएगी तो आपको बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन संबंध और फलन में आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की मदद से ये सीखेंगे कि किस तरह से हम समुच्चय, जो अध्याय हम पढ़ चुके हैं और जिसके छोटे मोटे फंडे हमको क्लियर हैं, उसकी मदद से हम एक संबंध बनाते हैं और संबंध की मदद से फलन बनाते हैं, और फलन में किस तरह से हम वास्तविक जीवन के एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने आप लोगों को शायद पिछली कुछ क्लास में, एक आध क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था कि फलन क्या होता है। एक ऐसी चीज जो कोई इनपुट ले और आउटपुट दे, उसे आप फलन कह सकते हैं। जैसे आपके घर का पंखा हुआ, उसमें आप बिजली डालते हैं, वो आपको हवा देता है, ये भी एक फलन का काम करता है गणित के रूप में। हालांकि वो मशीन है, जो है सो है, पर बात कर रहे हैं संबंध और फलन के बारे में। शुरुआत करेंगे आज और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। आपको जो भी परेशानी है, पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी। बस आपको एक काम करना है, लेक्चर को पूरा देखना है। हालांकि इसमें बहुत लेक्चर्स लगने वाले हैं, पर कोई बात नहीं, हम पढ़ते रहेंगे। तो अच्छा, पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणन नाम का एक टॉपिक आता है, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। समुच्चयों का कार्तीय गुणन से हमारा तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले हम एक बार फिर से समुच्चय को रिवाइज कर लेते हैं कि सर ऐसी ऐसी दो चीजें अगर लिखी हो। अब यहां पर एक बात है, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, सम्मिलन और सर्वनिष्ठ दो समुच्चयों पर था, तो कार्तीय गुणन भी दो समुच्चयों पर ही होगा, भले दोनों समुच्चय एक जैसे हो, समान हो या असमान हो। तो यार देखो, मान लो दो समुच्चय हैं, ए पी और क्यू मान लेते हैं। पी और क्यू नाम के दो समुच्चय हैं। पी समुच्चय के अंदर ए और बी नाम के दो अवयव हैं, और क्यू समुच्चय के अंदर एक और दो नाम के अवयव हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समुच्चय के अंदर जोड़ घटाव गुणा भाग जैसा कुछ नहीं होता। जैसे संख्याओं के बारे में अब बात करते हैं, भले ही समुच्चय के अवयव संख्या हो, इस समुच्चय के अंदर एक और दो नाम की संख्या है, पर अगर मैं इसे किसी तीसरे समुच्चय के साथ जोड़ना चाहूंगा तो यह संभव नहीं है। हम दो समुच्चयों का सम्मिलन सर्वनिष्ठ कर सकते हैं, उसी तरह मैं इसको किसी तीसरे समुच्चय के साथ गुणा भी नहीं कर सकता। कार्तीय गुणन यहां एक शब्द प्रयोग होता है जहां मैं एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय के साथ गुणा कर सकता हूं। यहां पर एक बात यही समझने की है कि यहां दो समुच्चयों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने दो भिन्न भिन्न समुच्चय लिए, पी और क्यू। तो मैं पी और क्यू का कार्तीय गुणन करने वाला हूं। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, पी का, आप चाहे तो पी का कार्तीय गुणन क्यू में कीजिए। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 5 को 3 में गुणा किया तो 15 आया, 3 को 5 में गुणा किया तो 15 आया। इसका मतलब आप किसे पहले गुणा कर रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन कार्तीय गुणन में P का Q में कार्तीय गुणन इस तरह से लिखना पड़ेगा, P का Q में कार्तीय गुणन, ऐसा लिख सकते हैं। सर हमने किस में गुणा किया है? P में। किसका? Q का। तो इसे लिखा जाएगा P क्रॉस Q। क्रॉस लिखना है मतलब उसको बोलते पढ़ते क्रॉस है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन ये क्रॉस नहीं है, इसको बोलते हैं P कार्तीय गुणन Q। उसके बाद अगर यहीं पर आप Q का
P में कार्तीय गुणन करने की कोशिश करते, P का किसमें, Q में, तो आप इसे Q क्रॉस P कहते। ये दोनों चीजें अलग अलग है, अभी मैं बता दूंगा आपको, सीधी सीधी बात है। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी बात नोट करने वाली है कि P और Q दोनों अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त मतलब ऐसा ना हो कि P और Q में से दोनों में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय हो जाए। मैं इसे कह सकता हूं कि यहां पर अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। कैसा, अरिक्त समुच्चय, मतलब ऐसा रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए ना। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। देखो, P का पहले Q में कार्तीय गुणन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले दोनों के गोले बनाएंगे। दो गोले नहीं बनाने, दीर्घवृत्त टाइप ऐसे गोल गोल बना लेने हैं। मतलब कुछ भी करके ऐसा लगा दिया आपने कि एक समुच्चय है, दूसरा समुच्चय है P, ये समुच्चय का निरूपण है ना। शब्दों में ऐसे आप समुच्चयों को फोटो में बना सकते हैं। मतलब आपने समुच्चय P और Q के तो फोटो बना दिया है, समझने के लिए बना दिया ऐसे कुछ। मान लीजिए यहां A और B नाम के P के अवयव हैं और Q के 1 और 2 नाम के 2 अवयव हैं। सीधा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो P का जो अवयव है वो चाहता है कि Q के अवयव को तीर मारे, ठीक है, छेड़ना चाहता है बेसिकली। तो ये चाहता है, देखो जैसे A है ना, तो A क्या करेगा, इस 1 को तीर मारेगा। तो A ने 1 को तीर मारा, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि अगर मैं P का कार्तीय गुणन Q में करना चाहूं तो A ने 1 को तीर मारा। A ने किसको तीर मारा, 1 को। अच्छा, क्या A 2 को भी तीर मार सकता था? हाँ बिल्कुल मार सकता था। फिर दोनों में मैंने छोटे छोटे कोष्टक लगा के ऐसा लगा दिया। सबसे पहले क्या किया, छोटा कोष्टक लगाया ना, यहां ये चीजें समझने की जरूरत है। उसके बाद कॉमा लगाया, A 1 A 2। अच्छा, फिर B भी 1 और 2 को तीर मार सकता है? हाँ जी। तो B को 1 ने तीर मारा या B ने 1 को तीर मारा, B ने 2 को तीर मारा। उसके बाद आपने यहां पर फिर से मंझला कोष्टक लगा दिया। अब मैं आपको चीजें बता रहा हूं क्या क्या है ना, अपन परिभाषा यहीं से निकालेंगे। हम परिभाषा रटेंगे नहीं, परिभाषा समझेंगे। जब ये दोनों कोष्टक लगे होते हैं, मंझला कोष्टक, और बीच में कुछ चीजें कॉमा के रूप में लिखी होती है, तो क्या मैं उसे समुच्चय बोलता हूं? हाँ सर, देख लो, मंझले कोष्टक, बीच में कुछ चीजें लिखी कॉमा के रूप में जो परिभाषित है, सुपरिभाषित है, तो ये एक समुच्चय है। तो क्या मैं कह दूं, पहली चीज कि P का Q में कार्तीय गुणन एक समुच्चय आएगा। और सीधी सीधी बात है यार, एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय का सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, दो समुच्चयों का अंतर, और उसके अलावा विभिन्न संक्रियाएं जो है वो सब नया समुच्चय बनाती है ना। दो समुच्चय के साथ आप संक्रियाएं करेंगे तो नया समुच्चय बनेगा। तो P का Q में कार्तीय गुणन किया तो नया समुच्चय बना। अब ये समुच्चय क्या है, तो इस समुच्चय के अंदर जो अवयव थे ना, जैसे हम लोग P को जानते हैं कि A और B नाम के अवयव थे, B के अंदर 1 और 2 नाम के अवयव थे। इसमें जो अवयव है ना वो बड़े खतरनाक है। अवयव भी है वो कोष्टक के अंदर लिखे हुए, तो इन कोष्टक को कहा जाता है क्रमित युग्म। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। समझने की जरूरत है, आराम से देख लेना, बताता हूं 1 बाय 1, है ना। अब क्रमित युग्म का मतलब 1 बाय 1 देखते हैं। देखो, जैसे मान लो छोटा सा उदाहरण है, मैंने कहा कि 5 को आप 10 में जोड़ दो। आपने कहा 10 को 5 में जोड़ दो बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं है। अच्छा, मैं अगर, मतलब यहां फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 को 10 में जोड़ रहे हैं कि 10 को 5 में जोड़ रहे हैं। अच्छा, 5 को 10 में गुणा कर दो या 10 को 5 में गुणा कर दो, फर्क नहीं पड़ता। यहां पर भी इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अगर मैं 5 को 10 में से या 5 में से 10 को माइनस कर दूं या 10 में से 5 को माइनस कर दूं, फर्क पड़ता है। मतलब दो संख्याओं के जोड़ करने में और दो संख्याओं के गुणा करने में कौन संख्या पहले आई, कौन संख्या बाद में आई, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन घटाव करने में इस बात से फर्क पड़ रहा। 5 को 10 से भाग दोगे तो 1/2 आएगा, 10 को 5 से भाग दोगे तो 2 आएगा। ये भी दोनों बराबर नहीं है। मतलब आप पहले, ये महत्वपूर्ण हो रहा है इन दोनों में कि कौन पहले आया, दोनों का क्रम महत्वपूर्ण है। इस चीज को अपन एक छोटे से उदाहरण से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदु है, 1,2 और 2,1। दोनों बिंदुओं में कोई अंतर नहीं है, एक पहले था वो बाद में हो गया, 2 बाद में था वो पहले हो गया। लेकिन अगर इन दोनों बिंदुओं को हम निर्देशांक अक्षों पर निरूपित करने की कोशिश करेंगे तो 1,2 और 2,1 जो है वो दो भिन्न भिन्न बिंदु हो जाएंगे।
ये 2,1 है तो ये 1,2 है। इसका मतलब यहां पर भी क्रम महत्वपूर्ण था कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। इन्हीं को कहा जाता है क्रमित युग्म। अगर दो संख्याओं में, दो शब्द, दो वस्तुओं में क्रम महत्वपूर्ण होता है तो हम उनका युग्म बना देते हैं और कहते हैं कि यह क्रमित युग्म है। ठीक है क्या? कई जगह क्रमित युग्म की जरूरत नहीं होती तो हम नहीं लिखते, कई जगह जरूरत नहीं होती कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक है, तो बेसिकली अब P और Q का कार्तीय गुणन देखते हैं क्या था। देखिए, सुनना ध्यान से। P का Q में कार्तीय गुणन एक समुच्चय है, किसका? क्रमित युग्म का। उस क्रमित युग्म का मतलब क्या है? हर क्रमित युग्म का पहला जो अवयव है, देख लो A B B, मतलब A और B हर क्रमित युग्म के पहले अवयव है, वो समुच्चय P के अंदर थे। ठीक है, और दूसरा जो अवयव है 1 2 जो मिले हैं यहां पर, बेसिकली अगर क्रमित युग्म लिखा है ना 1,A, तो ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है। इसको प्रथम घटक बोलते हैं, इसको द्वितीय घटक बोलते हैं। तो जो द्वितीय घटक है वो समुच्चय Q से आया है। तो चलिए अब P का Q में कार्तीय गुणन को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। P का Q में कार्तीय गुणन क्रमित युग्म का समुच्चय है। हर क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय P से आया है और दूसरा अवयव समुच्चय Q से आया है। हो गई परिभाषा, रटने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रख लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कहानी क्या नहीं है। मतलब बेसिकली हम आगे बढ़कर इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर लेते हैं। दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q, बेसिकली इसको बोलते हैं ऐसे ना, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। इतनी सी बात है। अब ये जो कहानी है इसे और समझ लेते हैं। P का Q में कार्तीय गुणन, देखिए क्या था। आपने PQ नाम के दो अवयव लिए, छोटा p और छोटा q, है ना। कौन से? दो अवयव लिए जिसमें छोटा p और छोटा q नाम के अवयव थे। तो एक तो छोटा p है, एक छोटा q है। अब ये छोटा p और छोटा q क्या है? क्रमित युग्म। तो मैंने यहां पर इनको क्रमित युग्म के रूप में निरूपित कर दिया। मतलब p क्रॉस q के जो अवयव है वो क्रमित युग्म है। उसमें p क्या है? तो p जो है वो समुच्चय p से निकला गया एक अवयव है, और q क्या है? वो समुच्चय q से निकाला गया एक अवयव है। यहां पर छोटी छोटी और एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे फिर से एक छोटा सा और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए p जो है वो 3,4 है और q जो है वो अपन 30,40 ले लेते हैं। ऐसा लिख लेते हैं, बड़ा खतरनाक सा हो गया सर, मान लिया। अब आप लोगों को बोला कि P का Q में कार्तीय गुणन निकालिए। आपसे क्या बोला सवाल में कि P का Q में कार्तीय गुणन। कुछ नहीं करना, बार बार गोले बनाने की जरूरत नहीं है। क्रमित युग्म बनाइए। कैसे? पहले P का अवयव लीजिए, उसके साथ जितने भी Q के अवयव हैं उनको एक एक बार लिख दीजिए। जैसे 3 को आप 30 के साथ लिख देंगे, 3 को आप 40 के साथ लिख देंगे। बढ़िया बात है ना। उसके बाद P 3 हो गया P का अवयव, फिर 4 बचा, तो 4 को किसके साथ लिख देंगे? सर 4 को भी हम 30 के साथ लिख देंगे और 4 को 40 के साथ भी लिख देंगे। तो ये जो अवयव है ये हो चुका P का Q में कार्तीय गुणन। अब जरूरी नहीं है कि P का Q में कार्तीय गुणन हो। सवाल वाला अगर बोले कि भाई साहब Q का P में कार्तीय गुणन करो, तब हम क्या करेंगे? अगर सवाल में बोले कि Q का P में कार्तीय गुणन कीजिए, तो P और Q फिर से दो समुच्चय है, तो Q का P में कार्तीय गुणन कैसे होगा? हम Q का पहले अवयव निकालेंगे, बाद में P का अवयव लिखेंगे। फटाफट ट्राई करो कि अगर मैं P का Q में और Q का P में कार्तीय गुणन निकालता हूं तो वो क्या होता है। तो यार Q का P में कार्तीय गुणन कुछ भी नहीं है, से सीधा सीधा आप पहले हर क्रमित युग्म में Q का अवयव लिखो, बाद में P का लिखो, तो जवाब मिलेगा 30 को 3 के साथ जोड़ा, 40 को 3 के साथ जोड़ा, या फिर 30 को 4 के साथ जोड़ा, जैसा मर्जी हो। अच्छा, एक बात यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली ये हो सकती है कि सर क्या मैं इनको आगे पीछे लिख सकता हूं? क्रमित युग्म को, ये जो क्रमित युग्म है इसे आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। इसका जो अवयव है, ऐसा नहीं कि 30 3 को 3 30 कर दिया, लेकिन ये क्रमित युग्म को उठा के यहां लिख सकते हैं, इसको उठा के यहां लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसे उठा के नीचे नहीं रख, मतलब नीचे रख सकते हो, इसे उठा के वहां रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपस में अंदर कितना ही लड़ रहे हो, लेकिन हर क्रमित युग्म का पहला और दूसरा अवयव चेंज नहीं होना चाहिए। चलिए अब छोटी छोटी मुझे एक बात बताइए जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल है कि क्या ये 3 और 30 3 के बराबर है? नहीं, क्योंकि यहां क्रम महत्वपूर्ण है। अगर क्रम महत्वपूर्ण है तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। उसी तरह ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, और ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। तो अगर P और Q दो अलग अलग अवयव है, समुच्चय है, तो P का Q में क्रमित युग्म एक समुच्चय, या P का Q में कार्तीय गुणन और Q का P में कार्तीय गुणन दोनों बराबर नहीं होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां से देख ली। अच्छा, संख्याओं का गुणा बराबर होता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन बराबर नहीं होता। बात ठीक है क्या? चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मतलब ये बेसिकली हमारी परिभाषा थी, एक बार चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके अपन आगे बढ़ते हैं। दो क्रमित युग्म समान होते हैं, यहां ये शब्द अपन देख रहे हैं, कब? जब उनका पहला घटक समान हो, दूसरा घटक समान हो। मतलब ऐसा कि अगर क्रमित युग्म ऐसा लिखा है 3 5, अगर क्रमित युग्म ऐसा लिखा है 3 5, 3 5, 3 5 और 3 5, तो ये दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि 3 5 तो ये 5 3 के बराबर नहीं है ना? क्यों? क्योंकि क्रमित युग्म है। ठीक है। अच्छा, कई बार ना हम ऐसे लिखेंगे लेकिन उसका मतलब क्रमित युग्म नहीं होगा, वहां पर हम स्पेशल बात करेंगे कि क्रमित युग्म नहीं है इसलिए बराबर है। बाकी मतलब ये कक्षा 12वीं में आपको देखने को मिलेगा ऐसा, लेकिन अभी हमारा तात्पर्य इनसे क्रमित युग्म ही है। अब ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाए कि यार अगर x, y 10, 20 के बराबर है तो x का मान कितना? 2 क्रमित युग्म है, बराबर है। अगर दोनों क्रमित युग्म बराबर है तो पहला घटक बराबर, तो x का मान 10, y का मान 20। डन है? ओके ब्रदर, आगे बढ़ते हैं अगर बात क्लियर है तो। ओके, अगला सवाल, अगला टॉपिक, मतलब कॉन्सेप्ट। a और b नाम के दो समुच्चय हैं। a और b का आपने कार्तीय गुणन किया, ठीक है, कर दिया। a समुच्चय का b समुच्चय में कार्तीय गुणन किया। a के अंदर मान लीजिए p अवयव थे। p अवयव मतलब a के अंदर कितने अवयवों की संख्या को हम इस तरह से निरूपित करते हैं, उसी तरह b के अंदर की अवयवों की संख्या को ऐसे निरूपित करते हैं। मान लेते हैं q अवयव थे। अगर आप लोगों से पूछ ले कि a और b का जो कार्तीय गुणन है उसके अंदर कितने अवयव, तो p गुणा q। जैसे उदाहरण के लिए आपको दे दिया जाए एक छोटा सा समुच्चय 1 2 3 ऐसे लेकर 10 तक की संख्याएं, ठीक है, और b नाम का समुच्चय 11 12 ऐसे लेकर 19 तक की संख्याएं मान लीजिए। आपसे बोले कि a और b के कार्तीय गुणन में कितने अवयव हैं। अवयवों से हमारा तात्पर्य है, छोटी छोटी बहुत सी बातें होने वाली है यार यहां तो। a और b के कार्तीय गुणन में कितने अवयव हैं, इससे हमारा मतलब है कि अगर मैं a और b का कार्तीय गुणन करता हूं तो a और b के कार्तीय गुणन के अंदर अवयव कौन है? क्रमित युग्म। इसका मतलब a और b के कार्तीय गुणन अगर हम लिखेंगे तो कितने अलग अलग क्रमित युग्म बनेंगे। सीधा सीधा है, a के अंदर कितने अवयव? 10, b के अंदर 9। हमने लिख दिया कि a के अंदर कितने अवयव, b के अंदर कितने अवयव, इनका गुणा कर दो तो 10 गुणा 9 90। तो a और b के कार्तीय गुणन में 90 अवयव होंगे। उनको लिखना संभव वास्तव में नहीं है, लिख सकते हो चाहो तो, फ्री हो तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना ठीक है। हमसे ऐसे सवालों में अवयव का संख्याएं पूछी जाएगी। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि अगर इसके अंदर टोटल 90 अवयव है तो सबको लिखो। आप लिख दोगे, चेक कौन करेगा? यदि a तथा b अरिक्त समुच्चय है और a या b में से कोई अपरिमित है, अपरिमित मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, तो a और b का कार्तीय गुणन भी अपरिमित होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। मतलब अगर एक समुच्चय के अवयव खत्म ही नहीं हो रहे तो कार्तीय गुणन करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, वो भी खत्म नहीं होंगे। चलिए बॉस,
ओके, वन बाय वन छोटी छोटी और बातें कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक समुच्चय का उसी समुच्चय में कार्तीय गुणन किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। उस कार्तीय गुणन का एक और कार्तीय गुणन किया गया, वन बाय वन, मतलब छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ए को मान लेते हैं 1,2 नाम का अवयव है। अब आपको ए का कार्तीय गुणन तो ए में करना है, फिर उसका कार्तीय गुणन ए में करना है, मतलब आपको यहां पर कार्तीय गुणन 2 बार करना है। तो आप क्या कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, स्पेशल कुछ नहीं करना है। आपको 3 अवयव लिखने पड़ेंगे। जैसे जो भी आप लिखेंगे उसमें एक अवयव ए नाम का होगा, बी नाम का होगा और सी नाम का होगा। इसके अंदर आपको ये करना है कि आप पहले ए का एक एक अवयव लिख दो, मतलब ए का मान 1 और 2 में से कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बी का मान भी और सी का मान भी। तो ऐसे कितने अलग अलग पेयर बन सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 1 1, ठीक है। उसके बाद 1 1 2, उसके बाद 1 1 1 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। तो फिर अपन बात करेंगे 1 2 1 1 2 2, ठीक है। उसके बाद 2 2 1, फिर 2 2 2, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है 2 1 2, ठीक है। फिर 2 2 2 1 तो हो चुका है, 2 1 1, ठीक है। तो ऐसे कुल 8 अवयव हो गए। तो इन्हें बोला जाता है क्रमित त्रिक। क्या बोला जाता है? क्रमित त्रिक। अब दूसरा तरीका यह है कि पहले आप इस ए का ए में कार्तीय गुणन निकाल लीजिए। ए का ए में कार्तीय गुणन निकालने गए तो क्या मिला? ए का ए में मतलब ए के अंदर क्या है? 1 और 2 नाम के अवयव। तो आप पहले एक और ए लिख लेते हैं, मान लीजिए 1 और 2 लिखा। तो इस ए का इस वाले ए में कार्तीय गुणन करना मतलब 1 लिख दो, इस 1 के साथ इन दोनों को लिख दो, फिर 2 लिख दो, उसके साथ इन दोनों को लिख दो। तो 1 के साथ इन दोनों को लिखा जाए, फिर 2 के साथ इन दोनों को लिखा जाए। इतना ठीक है? ये तो हुआ ए का ए में कार्तीय गुणन, ठीक है। उसके बाद ए नाम का समुच्चय हमको पता ही था कि 1 और 2 था। अब इन चारों के साथ 1 बाय 1 इन दोनों को लिख दो। तो 1 1 के साथ ये 1 लिखा तो 1 1 1, 1 1 के साथ 2 लिखा तो 1 1 2, 1 2 1 1 2 2, 2 1 1 2 1 2, 2 2 1 2 2 2, हो गए टोटल 8 अवयव। तो इसी तरह से इन्हें क्रमित त्रिक कहा जाता है। हालांकि इन पे में ज्यादा परेशान नहीं होना, क्रमित युग्म ही हमारे काम का है। चलिए 1 बाय 1 कुछ सवाल आपके सामने, उदाहरण आपके एनसीईआरटी के, और आपको पता ही है कि आपको सारी चीजें हम करा ही रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यदि 2 क्रमित युग्म है x + 1, y - 2। अच्छा देखो, क्रमित युग्म में क्या होता है, एक ब्रैकेट के अंदर एक छोटे कोष्टक के बीच में कॉमा लगा होता है। तो कॉमा के पहले जो लिखा है वो प्रथम घटक, बाद में जो लिखा है वो दूसरा घटक, बराबर 3,1। तो इसका प्रथम घटक कौन सा? कॉमा के जो पहले लिखा है। इसका प्रथम घटक कौन सा? 3 के बराबर। ऐसा क्यों? अगर 2 क्रमित युग्म बराबर दिए हैं तो दोनों का प्रथम घटक बराबर होना चाहिए और द्वितीय घटक बराबर होना चाहिए। तो यहां से उसके बाद y - 2 बिल्कुल सही है, किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। तो यहां से x का मान तो मिला 2 और y का मान मिला 3। इतनी सी बात है बॉस, कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं। सवाल पहला तो समझ में आ गया होगा। यदि a b c और q, तो p क्रॉस q, q क्रॉस p ज्ञात कीजिए, क्या दोनों कार्तीय गुणन समान है? तो ये वाला जवाब तो आप वैसे ही लिख दो कि नहीं है, ठीक है। 2 कार्तीय गुणन समान तभी हो सकते हैं जब जिस समुच्चयों पर किया जा रहा है, जैसे p और q, तो अगर p और q दोनों अलग अलग समुच्चय हैं तो कार्तीय गुणन समान नहीं होगा। अगर दोनों समान समुच्चय हैं तो कार्तीय गुणन समान होगा। पर p का q में कार्तीय गुणन निकाला जाए, सरल तकनीक है। p को लिख दो, q को लिख दो। p का मतलब abc, q का मतलब r, ये p है तो ये q है। तो p का q में कार्तीय गुणन निकालने का मतलब a को पहले r के साथ, b को फिर r के साथ और c को r के साथ। इसने इसको तीर मारा, इसने इसको तीर मारा और इसने इसको तीर मारा।
तीनों ने तीर मारकर आर को घायल कर डाला। तो ए आर, बी आर और सी आर। सी आर मतलब वो नहीं, सी आर होता है ना एक जानवर, सी कॉमा आर। उसके बाद अगर यहीं पर क्यू कॉस पी निकाला जाता तो ये बड़ा आसानी से आ जाता, क्यू के अंदर आर, पी के अंदर ए, बी और सी। तो आप क्या करेंगे, अब आर इन तीनों को तीर मारेगा कि तुमने तीनों ने मिलकर मुझे मारा, मैं अकेला तुम तीनों को मारेगा। सो आर किसके साथ जुड़ा, ए के साथ। तो आर कॉमा ए एक क्रमित युग्म, आर कॉमा बी द्वितीय क्रमित युग्म और आर कॉमा सी तृतीय क्रमित युग्म, और ये हो गए इसके बराबर। क्या ये दोनों क्रमित युग्म बराबर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए आर आर ए के बराबर नहीं है, ठीक है, बी आर आर बी के बराबर नहीं है, सी आर आर सी के बराबर नहीं है। देयरफॉर ये दोनों क्रमित युग्म समान है, हम कहेंगे नहीं है, ठीक है। वो बोले क्यों नहीं है? क्योंकि पी और क्यू दो भिन्न समुच्चय हैं। अगर पी और क्यू समान होते तो क्रमित युग्म समान होते। चलिए मान लीजिए ए, बी और सी नाम के कुछ कुछ समुच्चय हैं, तो आपको ये चीजें ज्ञात करनी है, वन बाय वन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल है यार कि आपको ना ए का कार्तीय गुणन तो निकालना है, किसके साथ? बी सर्वनिष्ठ सी के साथ। अब ये क्या है? कुछ नहीं, पहले आप बी सर्वनिष्ठ सी एक समुच्चय निकाल दीजिए, उसका ए के साथ कार्तीय गुणन निकाल लेना। तो पहले हम बी सर्वनिष्ठ सी निकाल लेते, ये चीज पता कर लेते हैं पहले। बी सर्वनिष्ठ सी का मतलब बी और सी के अंदर क्या क्या कॉमन है, तो दोनों के अंदर 4 के अलावा कुछ बच नहीं जाता। तब मैं लिख देता हूं कि यहां पर अगर ए नाम का एक समुच्चय है और दूसरा समुच्चय है जिसके अंदर बी सर्वनिष्ठ सी नाम का एक समुच्चय है, तो ए के अंदर तो 1, 2 और 3 है, लेकिन बी सर्वनिष्ठ सी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो क्या आप यहां पर ए का बी सर्वनिष्ठ सी के साथ कार्तीय गुणन निकाल सकते हैं? हाँ, निकल ही गया समझो। ए ने एक ने 4 को तीर मारा, 2 ने 4 को तीर मारा और 3 ने 4 को तीर मारा। एंड फिनिश। अच्छा, यहीं पर एक एक्स्ट्रा सवाल पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से। सवाल एक्स्ट्रा ऐसा है कि अगर आपसे पूछा जाता कि बी सर्वनिष्ठ सी नाम का एक समुच्चय है, उसका कार्तीय गुणन ए के साथ आप क्या लिखने की कोशिश करेंगे? कुछ नहीं, जो ऊपर लिखा ना, ये देखो ये उल्टा किया ना, ए पहले था उसको बाद में किया, बी सर्वनिष्ठ बाद में था उसको पहला किया। तो यहां सारे क्रमित युग्म को उल्टा कर दो। 1 4 हुआ 4 1, 2 4 हुआ 4 2, 3 4 हुआ 4 3, इतना सा। अच्छा, अगर आपको कार्तीय गुणन दे दिया, मान लीजिए सवालों में ये मान लीजिए कार्तीय गुणन दे दिया, बोला समुच्चय ए पहचानो। कुछ नहीं, समुच्चय ए पहले लिखा है तो हर कार्तीय गुणन का पहला अवयव समुच्चय ए से आया है, तो हर कार्तीय गुणन का जो पहला अवयव है उनको निकाल के एक समुच्चय बना दो तो वो ए समुच्चय बन जाएगा। दूसरे समुच्चय के लिए हर क्रमित युग्म के दूसरे समुच्चय के बारे में हम ये बातें करेंगे। चलिए, ओहो, दूसरा सवाल थोड़ा भारी है बस, ये ना थोड़ा परेशान जरूर करेगा, मतलब लंबा सवाल है तो कैलकुलेशन तो होने हैं। दूसरा सवाल बोला जा रहा है कि आपको ना ए का बी के साथ कार्तीय गुणन निकालना है, उसके बाद उसका सर्वनिष्ठ लेना है ए का कार्तीय गुणन सी के साथ। अब ये थोड़ा परेशान करने वाली बात बोल रहा है। ए का बी के साथ कार्तीय गुणन निकालो, फिर ए का सी के साथ कार्तीय गुणन निकालो, दोनों का सर्वनिष्ठ लो। ले लेते हैं एक बार ए का बी के साथ कार्तीय गुणन। अपन वही बार बार चीज नहीं करेंगे, पहले ए का अवयव लिख दो, बाद में बी का लिख दो। तो 1,3 बिल्कुल बात सही, 2,3 ये भी बात सही, 3,3 ठीक है, फिर 1,4 बिल्कुल बात सही, 2,4 ये भी बात ठीक है, फिर 3,4 ये भी बात ठीक है ना। हमने पहले इन तीनों के साथ 3 को लिख दिया, फिर तीनों के साथ 4 को लिख दिया। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ए क्रॉस सी करने की कोशिश करता हूं तो ए क्रॉस सी का मतलब क्या है? 1 2 3 को 4 के साथ लिख दो, फिर 1 2 3 को 5 के साथ, फिर 1 2 3 को 6 के साथ। तो 1,4 2,4 3,4 ठीक है, फिर 2,4, अच्छा 2,4 हो चुका है, 5 के साथ लिखेंगे अभी, 2,5
1,5 और 3,5। मैंने 1 और 2 वाले आगे पीछे कर दिए, चिंता की बात नहीं है। क्रमित युग्म के अंदर की संख्या आगे पीछे नहीं चाहिए, क्रमित युग्म कोई कहीं भी डला हो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 1,6, 2,6 और आखिरी में 3,6। आपका सवाल ये था ही नहीं, आपका जो सवाल था वो ये था कि ये दोनों निकालने के बाद इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकाला जाए, चिन्ह सर्वनिष्ठ का है। तो अब सर्वनिष्ठ निकालने में थोड़ी सी परेशानी होगी। देखो कौन कौन है यार, कौन कौन सी चीजें यहां पर उपस्थित है, अगर है तो बात करते हैं। दोनों के अंदर 2,3 उपस्थित है क्या? 2,4 है? नहीं है, ठीक है। दोनों के अंदर 1,4 है? बिल्कुल है, ठीक है। दोनों के अंदर 2,4 भी है, ये भी है। दोनों के अंदर 3,4 भी है, ये भी है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देख लीजिए इसका जवाब हो जाएगा 1,4, 2,4 और 3,4। डन है। चलिए उसके बाद तीसरा सवाल बोला है कि ए का सम्मिलन लेना है बी, या ए का कार्तीय गुणन बी सम्मिलन सी के साथ। सवाल ऐसा है, तो पहले बी सम्मिलन सी निकाल लो यार। इस सवाल में तो कुछ लगता नहीं है मुझे, एक ही चीज को ये बार बार कराते जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हम तो सवाल करने के लिए बैठे हैं, जो जो ये करवाएंगे हम कर देंगे। तो ए का कार्तीय गुणन बी सम्मिलन सी के साथ, ये तीसरा सवाल है इसी सवाल का, उदाहरण नंबर 3। तो बी सम्मिलन सी निकालना आसान है। ये बी है, ये सी है, दोनों के अंदर जितने भी अवयव है, चाहे वो बी में है चाहे वो सी में है, सबको लिख दो। किसी भी अवयव को 2 बार मत लिखना। तो आपने 3, 4 लिख दिया जो बी के अंदर था, पर सी वाला 4 तो पहले आ चुका है सी बी की वजह से, तो ये हुआ यहां पर क्रमित युग्म। या सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग, हम इस चीज को बात कर लेते हैं। हमने बी यूनियन सी निकाल लिया, मतलब बी और सी का क्रमित युग्म या बी और सी का सम्मिलन। उसके बाद उसका ए के साथ कार्तीय गुणन, तो ए के साथ बी सम्मिलन सी का कार्तीय गुणन। तो कुछ नहीं यार, ए के जितने भी अवयव हैं उनको इसके साथ लिख दो। तो ए का अवयव कौन सा है, तो ए का अवयव 1,3, हाँ जी, 2,3, हाँ जी, फिर 3,3, फिर इन तीनों को 3 के साथ लिख दिया। अब इन तीनों को 4 के साथ लिखो, तो 1,4, 2,4, 3,4। उसके बाद इन तीनों को 5 के साथ लिखो, तो 1,5, 2,5, 3,5। उसके बाद फिर इनको 6 के साथ, तो 1,6, 2,6 और 3,6 हो गए कुल मिलाकर ये पहले इस सवाल का जवाब। मतलब कुछ नहीं यार, ये बस लंबी छोटी प्रोसेस हमसे करवाते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं ताकि हम इस चीज में निपुण हो जाएं। आगे बात करते हैं। अच्छा, अपन ने ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी यहाँ निकाला था, उसका प्रयोग यहाँ कर लेते तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ थोड़ा सा स्मार्ट काम करना चाहिए था, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं शायद। 4th, ए का बी में कार्तीय गुणन और ए का सी में कार्तीय गुणन। ये करने के बाद आपको दोनों का सम्मिलन लेना है। तो यार ए का बी में कार्तीय गुणन फटाफट लिखते, क्योंकि ये सवाल जो है वो लंबा होगा। ए का बी में कार्तीय गुणन, 1 को 3 के साथ लिखा, 2 को 3 के साथ लिखा और फिर उसके बाद 3 को 3 के साथ लिखा। उसके बाद 1 को 4 के साथ लिखा, उसके बाद 2 को 4 के साथ लिखा और फिर 3 को 4 के साथ लिखा। उसके बाद मैं ए का कार्तीय गुणन सी में करता हूं। ए का कार्तीय गुणन सी में करना मतलब वही करना, इन तीनों के साथ 1 बाय 1 लिखना। तो 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ। उसके बाद 2 को 4 के साथ, ओके 2 को 4 के साथ तो लिख चुके हम लोग, कहाँ गए हम। अच्छा, 1 को 5 के साथ, 1 को 2 को 5 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ, यही है ना 1 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ, क्रम वाइज चलेंगे तो फिर आएगा 3 को 6 के साथ, है ना। इन तीनों को 5 के साथ लिखना था, तो यहां पर आता
5। ओके, उसके बाद 1 2 3 को 6 के साथ लिखना है तो फटाफट लिख दो यार, 1,6, 2,6 और उसके बाद 3,6। ये तो इतना तो अपन पहले कर चुके थे दूसरे वाले सवाल के अंदर, लेकिन अब A क्रॉस B का सम्मिलन लेना है A क्रॉस C के साथ। क्या करेंगे? जितने भी अवयव हैं जो दोनों के अंदर उपस्थित हैं, चाहे वो A में हो, चाहे वो इस वाले समुच्चय में हो, मतलब चाहे वो यहां से लिखा हो चाहे यहां से लिखा हो, सबको लिख डालो। तो जो मैं इसमें आपको थोड़ी सी, जब आप सम्मिलन निकालते हैं ना, उसमें आपको छोटी सी हिंट देता हूं। सबसे पहले वो समुच्चय लिख दो जो बड़ा है, मतलब पूरा वो लिख दो जो बड़ा है। तो आपने पूरे यहां पर A क्रॉस C को तो उतार दिया, सीधा सीधा यहां उतार दो। 1,4, 1,5, 1,6। उसके बाद 1,4, वेट, यहां पर थोड़ी सी हमने शायद, अच्छा ठीक है, 1 के साथ लिखा है फिर 2 के साथ लिखा है, ओहो हो, हमने थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक कार्तीय गुणन में या क्रम गुणित में कर दी है। 1 के साथ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, तो यहां पर 4 4 आना चाहिए था सब जगह, क्योंकि हम लोगों ने बाद वाले को सेम रखा है। 2,4 और 3,4, ठीक है। ओके, तो हमने लिख दिया सबसे पहले इन तीनों को, जिसके अंदर मैंने पहले लिखा था 1 2 और 3 को 4 के साथ लिखा था, फिर 1 2 3 को 5 के साथ, फिर 1 2 3 को 6 के साथ। तो 1 4 फिर 2 4, मतलब दूसरा वाला जो बड़ा समुच्चय है ना, जो बड़ा वाला कार्तीय गुणन है, उसे लिख दो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 2,5 और 3,5। उसके बाद 1,6, 2,6 और 3,6। उसके बाद वो वाला समुच्चय भी लिखना है, लेकिन उसमें हम उन तीनों को नहीं लिखेंगे जो नीचे वाले के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ये आ चुका ना, 1 2 1 4 2 4 3 4, वहां पर ये बच गए, इनको फिर से लिख दो। तो ये जो बच गए थे उनको यहां लिख दो, 1,3, 2,3 और 3,3। सो इस तरह से इस सवाल का आखिरी पड़ाव भी पार होता हुआ। अब आप चाहें तो देख सकते हैं, बढ़िया सवाल था, थोड़ा कैलकुलेटिव था मतलब, पर ठीक था। और ऐसे सवालों में बहुत मिस्टेक होती है, ठीक है। यदि P समुच्चय 1 2 है तो P याद कीजिए, सिंपल है। P क्रॉस की मतलब पहले P का कार्तीय गुणन P में कर दो। कैसे करेंगे? 1 2 को फिर 1 2 के साथ लिखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 1 1 1 2 2 1 2 2। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं बता देता हूं। ये P है, फिर से P है, क्योंकि मुझे P को P के साथ लिखना है। तो 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ। उसके बाद इस P क्रॉस P को फिर से P के साथ लिखना है, तो कुछ नहीं करना, इस 1 1, अब जितने भी चारों है ना, ठीक है, इनको आपको फिर इस P के साथ कार्तीय गुणन करना है। तो इन चारों के आखिरी में एक बार 1 लिख दो, इन चारों के आखिरी में एक बार 2 लिख दो, हो गया सवाल समाप्त। तो 1 1 1, ठीक है, 1 2 1 2 1 1 और 2 2 1। उसके बाद 1 1 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 2। ये सवाल तो हम लोग पहले भी करके आ चुके हैं, मतलब मैंने ऐसा उदाहरण दिया था आपको, A क्रॉस A वाला। तो इस तरह से हमने कार्तीय गुणन पर कुछ सवाल किए, ठीक है। यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R R R R क्या निरूपित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, R R R का मतलब है, या R R का मतलब है बहुत सारे क्रमित युग्म अनंत। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हर एक वास्तविक संख्या दूसरी वास्तविक संख्या के साथ जुड़ी होगी। तो ऐसा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का अगर मैं एक रेखा बनाता हूं तो वो ऐसी बनती है R नाम की, है ना। दूसरी वास्तविक संख्या ऐसी बन सकती है। तो क्या ये एक, देखिए ये जो चीज है, ये x अक्ष के जैसा हुआ, ये y अक्ष के जैसा हुआ,
तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये निर्देशांक ज्यामिति में एक 2 विमीय तल को निरूपित कर रहा है। ये चीज अपन 2 विमीय और त्रिविमीय क्या है कक्षा 11वीं में और 12वीं में देखने वाले हैं। और आर 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 का मतलब है एक आर तो है, दूसरा भी आर है और तीसरा एक और आर है, मतलब ये त्रिविमीय तल को निरूपित करता है, त्रिविमीय ज्यामिति को निरूपित करता है। बात करेंगे इसके बारे में, चिंता की कोई बात नहीं है। इन लोगों ने ऐसे ही बहुत सारे सवाल बीच में डाल दिए होते हैं। यदि ए क्रॉस बी ऐसा है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। बड़ा सरल सवाल है यार, ए क्रॉस बी दिया है तो ए बी निकालना बड़ा आसान है। जितने भी क्रमित युग्म है उनका पहला पहला अवयव पी आ चुका, उसके बाद एम, तो एम, ये वाला एम भी आ चुका। दूसरा अवयव बी, तो ये क्यू है, ये आर है, ठीक है, ये क्यू है जो आ चुका, ये आर है जो आ चुका, तो ये बन चुका बी। ऐसा मैंने क्यों निकाला? क्योंकि ए का जो है, जो प्रथम अवयव है वो ए से आएगा, जो द्वितीय अवयव है वो बी से आएगा, इसीलिए ए और बी हमारे सामने आ चुके। चलिए, तो जैसा कि आप बच्चों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक समस्त पाठ्यक्रम आपका, चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, आपको मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी पर भी कहीं पर भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल साइट पर भी देख सकते हैं, सारी वीडियोस प्लेलिस्ट वहां पर बनाकर रखी गई है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से अगली कक्षा में, लेकिन जाने से पहले गुरु दक्षिणा में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए जाना। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।